हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम क्या कुछ करेंगे, क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले मैं वो बता दूं आपको। एक तो हम पढ़ेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जो कि फ़िज़िक्स में भी आपके टॉपिक आता है, तो वो ध्यान से सुनना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनको निकालना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। और फिर हम पढ़ेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं केमिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे फिज़िक्स ले लो आप, तो उसमें जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो जो रिज़ल्ट है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है और कैसे देना होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में, वो सब हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। जो ये हमारे पास मेनली 4 टॉपिक्स हैं, ये कौन से सब टाइटल के अंदर आते हैं? ये आते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के टाइटल के अंदर, जो कि आपको वीडियो के टाइटल से और जो स्टार्टिंग में आया था उससे पता लग ही गया होगा। स्टार्टिंग में लिखा आया था आपके पास, तो ये हम अब करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से हमारा क्या मतलब है। देखो, जनरली हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं जो नंबर्स में हो रही है, सपोज़ जो मतलब कि जो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। सपोज़ एग्स हैं, बनानास हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। इन सब को हम इजीली जो है काउंट कर सकते हैं 1 2 3 के काउंट में, है ना। बट कुछ चीज़ें अगर हम साइंटिफिक क्वांटिटीज़ की बात करें तो साइंटिफिक क्वांटिटीज़ बहुत सी ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली ऐसे 1 2 3 कर काउंट नहीं कर सकते। ये जो हमने अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इनकी तो हम इजीली काउंटिंग कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें हमें एग्जैक्ट नंबर में जो हमारी कैलकुलेशन है वो मिल जाती है ना। और कुछ तो क्वांटिटीज़ जो डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं वो तो एग्जैक्ट हैं, जैसे 1 मिनट है तो उसमें 60 सेकेंड्स ही होंगे, 1 आवर है तो उसमें 60 मिनट्स ही होंगे। तो ये भी कुछ एग्जैक्ट फिगर्स हैं। बट जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो कैलकुलेशन या एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आ पाते। हमारे पास कुछ डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आता है या कुछ भी। अगर आप जैसे सपोज साइंटिफिक क्वांटिटीज़ का ये है कि अगर आप एक टाइम पे उसको मेजर कर रहे हो तो हो सकता है उसकी जो आ रही है वैल्यू आ रही है वो अलग आए और दूसरे टाइम पर अलग आए। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आएगी, कब आए, कब कैसे आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, वो डिपेंड करता है सबसे पहले एक तो जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। और दूसरा स्किल ऑफ ऑपरेटर, यानी कि जो ऑपरेटर, जो इंसान उसको मेजर कर रहा है उसमें इतनी स्किल है कि वो उसको एक्यूरेटली मेजर कर सके, नहीं है तो कितनी है। तो उस इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट क्या रहेगी। ठीक है, इन 2 फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम।
हम सपोज़ हमने एक रूम है, उसकी जो भी है हमने उसको मेजर करना है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, यानी कि हमारे पास दो मेजरिंग डिवाइसेस हैं। एक तो आप उसको पेस ऑफ करो, ठीक है, मतलब कदम चलकर पूरे रूम में आप एक राउंड लो और अपने कदम गिनो कि कितने कदम आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है आप एक टेप ले लो, मेजरिंग टेप ले लो, उससे मेजर करो, है ना। तो अब ये जो पेसो वाला है ऑप्शन, इसमें आप क्या देखोगे, जितनी बारी भी आप उसको नापोगे अपने कदमों से, उतनी बारी आपके पास अलग रिज़ल्ट आएगा। या फिर क्या होगा, एंड में कुछ जो है लेंथ इतनी बच जाएगी कि उसमें आपका एक कदम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट हमें किससे मिल सकती है? टेप से। तो मेजरिंग डिवाइस पे डिपेंड की एक्यूरेसी, पेस से करेंगे तो एक्यूरेसी कम रहेगी, टेप से करेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और दूसरा ऑपरेटर की स्किल पे भी है डिपेंड करता। अब ऑपरेटर सपोज़ पेस से तो चलो वो वैसे ही नहीं मेजर कर पा रहा क्योंकि एक्यूरेट नहीं आ रहा, बट उसको मेजरिंग टेप भी यूज़ नहीं करनी आती। तो उससे क्या है, चाहे टेप बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट दे भी दे, बट क्योंकि ऑपरेटर को ऑपरेट ही नहीं करनी आती तो उसकी एक्यूरेसी कम आएगी, ठीक है। तो ये एक अपने एग्ज़ाम्पल से समझ लिया कि कैसे एक्यूरेसी इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम देखना चाहते हैं कि हम जो भी वैल्यूज़ ले रहे हैं वो हम मतलब कि जो अच्छे वे में ले रहे हैं, बिल्कुल सही वे में ले रहे हैं, कि हाँ कुछ एक्यूरेट आ रही है, कि या फिर हम उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं कि हाँ हम सही ढंग से काम तो कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बार बार वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे मेजरमेंट है, अगर हम रूम की एग्ज़ाम्पल हम ले रहे थे, तो हम बार बार रूम की लेंथ को नापने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे 3-4 हमने रीडिंग्स ले ली, फिर हम उनका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अगर एवरेज हमें पता है कि एक्चुअल लेंथ क्या है, अगर एवरेज एक्चुअल लेंथ के इक्वल आ रही है या फिर आसपास आ रही है, तो यानी कि आपकी एक्यूरेसी हाई है, आपकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी हाई है। और अगर वो जो हमारी रिज़ल्ट आता है, जो भी हमारा एवरेज वैल्यू आती है, वो हमारी जो हमें अब ऑलरेडी पता है लेंथ, उसके आसपास नहीं आती है, पर जो हमने वैल्यूज़ ली है, सपोज़ 4 वैल्यूज़ ली हैं, वो चारों एक दूसरे के आसपास है। सपोज़ एक वैल्यू ली हमने 1.2, एक आ गई 1.0, एक आ गई 1.3, एक आ गई 1.1। तो ये चारों वैल्यूज़ आप देखोगे एक दूसरे के आसपास है ना, 1.1, 1.0 एक दूसरे के आसपास है। तो यानी कि ये हो गई हमारी कैलकुलेशन प्रिसाइज है, कि हम कैलकुलेशन सही वे से और सेम वे से हर बार कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि एक बार तो हमने बहुत लापरवाही से किया और दूसरी बार हमने बहुत सावधानी से किया, नहीं, हम हर बार सेम प्रिकॉशंस लेकर जो है उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो तब जो वैल्यू आएगी, हो सकता है इसकी एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से मिलती ना हो तो एक्यूरेसी कम है, बट जो प्रिसीजन है वो हमारा ज़्यादा है। अब जो एक्यूरेसी है, अगर आपकी एवरेज वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके नज़दीक आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनमें से एक ना एक वैल्यू एक्यूरेट होगी या फिर सभी एक्यूरेट के नज़दीक होंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस जो उनका एवरेज है सिर्फ वो एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक आ रहा है। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की। इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज़ क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू,
द मेजरमेंट इज़ सेड टू बी एक्यूरेट। अगर एवरेज वैल्यू आ रही है जो वो करेक्ट वैल्यू के आसपास है तो मेजरमेंट एक्यूरेट है। इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में नॉट बी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल मेजरमेंट्स प्रिसाइज हों। अगर कोई मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू एक्यूरेट आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ प्रिसाइज हों। और प्रिसीजन की बात करें, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू, ऑब्वियसली एक दूसरे के क्लोज हैं तो इनकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो भी तो इन वैल्यूज़ के क्लोज ही होगी, है ना। तो उस मेजरमेंट को हम कहते हैं प्रिसाइज। अब इसका जो रिज़ल्ट आया वो ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट भी हो एवरेज वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेसी में एक्यूरेट एवरेज वैल्यू में not have precise individual values and precise values may not be close to accurate वैल्यू, ठीक है। यानी कि अगर एवरेज वैल्यू एक्यूरेट आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो है सारी की सारी एक दूसरे के आसपास होंगी या एक्यूरेट वैल्यू के आसपास होंगी। और अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ प्रिसाइज हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट वैल्यू के भी क्लोज होगी या उनकी एवरेज वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज होगी, ठीक है। तो ये हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ ली। अब हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ एक रूम है, एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं हम, ठीक है। एक रूम है, उसकी जो लेंथ है हमें गिवन है जो कि है 105 मीटर। हमने 4 बच्चों को उस रूम की लेंथ 4 बार जो है हमने लेने को कहा और उनको कहा कि आपने 5-5 रीडिंग्स लेनी है। तो सपोज़ पर्सन ए, आपा बी, सी और डी ऐसे नाम उनको दे देते हैं जो हमने 4 बच्चे लिए हैं। उनकी पहली रीडिंग सपोज़ आ रही है, एक की आ रही है 10.5 ले लो, 105 की कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। 10.3 एक रीडिंग आ रही है, दूसरी आ रही है 10.4 और तीसरी आ रही है सपोज़ फिर से 10.5 आ रही है। फोर्थ जो आ रही है वो आ रही है 10.6 और फिफ्थ आ रही है 10.7। सपोज़ ये रीडिंग आ रही है। और दूसरे बच्चे की आ रही है 10.0, 10.1, 10.2, 10.3 and 10.4, ओके सपोज। और जो तीसरा बच्चा है उसकी आ रही है 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, ठीक है। और जो चौथा बच्चा उसकी आ रही है 10.0, 10.7, 10.9, 11.1 एंड 11.3, ठीक है। अब हम इनमें से देखेंगे कौन सा बच्चा प्रिसीजन से काम कर रहा है, कौन सा बच्चा एक्यूरेसी से काम कर रहा है। सबसे पहले हम इन सब की एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। ए की एवरेज है जो हमारे पास वो आएगी 10.5,
ठीक है। बी की एवरेज हमारे पास आएगी 10.2 है ना, और सी की एवरेज हमारे पास आएगी 10.5, डी की आएगी हमारे पास 10.8। ठीक है। अब हम इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को इनकी एवरेज वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि और एक्चुअल वैल्यू से भी हम कंपेयर करेंगे जो कि 10.5 है। अब पहला बच्चा देखो, इसकी एवरेज वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10.5, जो कि एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये बच्चा एक्यूरेट है। अब इसके इंडिविजुअल वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि ये प्रिसाइज है भी या नहीं। प्रिसाइज देख लेते हैं, 10.5 10.4 सिर्फ 0.1 का फ़र्क है, फिर 0.1 का फ़र्क है, फिर 0.1 का फ़र्क है, फिर 0.1 का फ़र्क है, यानी कि ये बच्चा प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों है ये बच्चा। अब दूसरे की बात करें, 10.2 है और रूम लेंथ है एक्चुअल में 10.5, यानी कि ये बच्चा एक्यूरेट तो नहीं है। प्रिसीजन देख लेते हैं इसकी, 10.0 से 10.1, 10.1 से 10.2, 10.2 से 10.3, 10.3 से 10.4, 0.1 का फ़र्क आया। ठीक है, यानी कि ये बच्चा प्रिसाइज है, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ठीक है, फिर तीसरा देख लेते हैं। अब देखो 10.5 आ रही है इसकी और एक्चुअल भी 10.5 है, यानी कि ये बच्चा एक्यूरेट तो है। अब प्रिसीजन देख लेते हैं। प्रिसीजन देखो इसकी 10.1, फिर 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, यानी कि इसका प्रिसीजन नहीं है, 0.2 का फ़र्क आ रहा है। और इनमें तो देखो 0.8 का फ़र्क हो गया 10.1 और 10.9 में। तो ये वाला नॉट प्रिसाइज। फिर डी बच्चे की बात करते हैं। डी की तो 10.8 आ रही है, जो कि एक्यूरेट तो है ही नहीं, नॉट एक्यूरेट। प्रिसीजन देख लेते हैं, 10.0, फिर 10.7 सीधा, 10.9, 11.1, 11.3, यानी कि ये बच्चा ना ही तो एक्यूरेट है एंड नॉट प्रिसाइज, ना ही प्रिसाइज है। तो इससे हमें पता चल गया, अब इस एग्ज़ाम्पल से हमें क्लियर हो गया कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब है और इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेजरमेंट जो है, ये तो हम बात कर चुके हैं कि हो सकता है कि अच्छी एक्यूरेसी हो बट पुअर प्रिसीजन हो, अच्छी प्रिसीजन हो बट पुअर एक्यूरेसी हो, ये सब हो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि अगर एक्यूरेसी अच्छी है किसी भी मेजरमेंट की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रिसीजन भी अच्छी होगी। ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रिसीजन पुअर हो, क्योंकि डिफरेंट मेजरमेंट्स जो हैं उनके कारण ऐसा हो सकता है ना कि आपने सपोज़ 5 रीडिंग्स ली, उनकी जो एवरेज आई वो काफ़ी करेक्ट आ गई, तो यानी कि कोई भी वो मेजरमेंट क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी तो उसकी हाई हो जाएगी बट प्रिसीजन हो सकता है उसकी पुअर हो, है ना। तो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है दोनों के। अगर एक्यूरेसी आ रही है अच्छी तो प्रिसीजन भी अच्छी आएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जनरली क्या होता है कि अगर प्रिसीजन पुअर है ना तो एक्यूरेसी पुअर आती है। अब एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है, गुड एक्यूरेसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुड प्रिसीजन होगी। बट अगर प्रिसीजन ही पुअर है आपकी, तो जनरली क्या होता है कि एक्यूरेसी भी पुअर आती है। हालांकि हर बार ये नहीं होता कि वाइस वर्सा भी इसका पॉसिबल है। ठीक है। और ये भी मतलब कि ये चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया,
एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज़ 2 kg वेट है, ठीक है, आप उसको मेजर कर रहे हो 1 kg। आपने जितनी भी रीडिंग्स ली उसमें आपने 1 kg 1 kg 1 kg मेजर किया उसको। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रिसीजन तो बहुत अच्छी है, हर बार आपकी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, कहीं पर भी डिफ़र नहीं कर रही है, बट आपकी एक्यूरेसी तो बहुत पुअर है ना, आप बिल्कुल हाफ कर रहे हो जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसका, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रिसीजन अच्छी है तो एक्यूरेसी आएगी, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो प्रिसीजन भी अच्छी होगी। ये चीज़ें इंटर रिलेटेड नहीं है, हम ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे जब ऐसा होता है ना कि प्रिसीजन आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बिल्कुल हर रीडिंग में सेम वैल्यू आ रही है, तो उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई इंसान हर बार बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ जो है वो मेजर कर रहा है जबकि वो गलत मेजर कर रहा है, बट एग्जैक्ट मेजर कर रहा है। या तो होना कि वो बिल्कुल सही चीज़ मेजर कर रहा है, सही क्वांटिटी मेजर कर रहा है, इसलिए वो उसकी सेम आ रही है हर बार, बट जब गलत मेजर कर रहा है तो हर बार में कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए, बट वो डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम का कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं सिस्टमेटिक एरर्स, जब एक ही गलत वैल्यू बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो ये वाली जो सिस्टमेटिक एरर्स होंगे ना, ये प्रिसीजन पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि प्रिसीजन तो एग्जैक्टली हर बार वैल्यू तो सेम आ रही है, बट एक्यूरेसी पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी को वेरी कर देंगे। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं हम क्यों स्टडी करते हैं, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो अब अगर हम देखें कि हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना ज़रूरी है, हमारा ये पता करना ज़रूरी है कि वो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी एक्यूरेट है, या जो हमने मेजरमेंट की उसमें एक्यूरेसी कितनी है, कितनी एक्यूरेटली हमने उसको मेजर किया है। तो उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ कोई भी मशीन है, वेट वो मेजर करती है, उसने किसी भी चीज़ का वेट मेजर किया 14.897, ओके, उसने ये मेजर किया। अब उसकी एक्यूरेसी की बात करें, जो मशीन है उसकी एक्यूरेसी हमें दी हुई है कि एक्यूरेसी है 0.001, कि वो इतने मतलब कि, या फिर आप ये कह सकते हो कि इतना एरर उसमें आता है, या फिर इतनी एक्यूरेसी आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। यानी कि प्लस माइनस सॉरी आएगा आगे, यानी कि जो वो वैल्यू दिखा रही है मशीन उससे उसका 0.001 एक्चुअल में वेट ज़्यादा भी हो सकता है और 0.001 एक्चुअल में वेट कम भी हो सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यानी कि अगर हमारी वैल्यू वो मशीन 14.897 दे रही है तो एक्चुअल में वो वैल्यू क्या हो गई 14.896 या फिर 14.898, इन दोनों के बीच में उसकी जो वैल्यू होगी, एक्यूरेट वैल्यू जो होगी, ये क्या आ रही है, हमारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, बट एक्यूरेसी देखो क्योंकि 0.001 है, सिर्फ 0.001 का ही फ़र्क आ रहा है एक्यूरेट वैल्यू से, यानी कि इस मशीन की एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, बट कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रही। तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो डिजिट्स हैं 1, 4, 8 और 9 ये तो फिक्स है, चाहे वो आप प्लस करके ले लो 0.001 या फिर माइनस करके ले लो, ये जो 4 डिजिट्स हैं ये फिक्स हैं। सिर्फ एक जो ये 6, 8 ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो डिजिट है ये वेरी कर रहा है एक्यूरेसी में, कि प्लस होगा तो 6 आ जाएगा, माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम सिर्फ इन फिगर्स को नहीं देखेंगे जो फिक्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम उस वैल्यू को भी देखेंगे, उस डिजिट को भी काउंट करेंगे जो कि चेंज हो रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स
इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि उसमें वो आ जाएंगे जिसकी जो फिगर्स पक्के हैं वो तो चेंज होंगे ही नहीं, कुछ मर्जी हो जाए। एक जो अनसर्टेन फिगर है वो भी इसी में सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इंक्लूड करके हम मेजर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। अब आप कहोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बहुत ईजी है, सिग्निफिकेंट इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी हम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, जो ज़ीरोज़ होते हैं ना उनको हम कभी कभी काउंट नहीं करते हैं। इन द सेंस अब देख लो, ये वाला जो हमारे पास है डिजिट है या ये वाला नंबर है, इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे सिर्फ 1 है। 1 से पहले वाले ज़ीरो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो वो चीज़ जो है डिटेल में हम वही पढ़ने जा रहे हैं आगे। उससे पहले इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि कोई भी वैल्यू है हमने मेजर की I25.67 और एरर मतलब जो भी है एक्यूरेसी जो है मशीन की वो इतनी है 0.01। तो यानी कि इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ले लो 2.014। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऐसे ही आपने एग्जांपल ले लिया 2.5, ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उसके ये जो है सिग्निफिकेंट, ये तो थे सिंपल एग्जांपल्स। कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स करने के लिए हमें पहले रूल्स पता होने चाहिए और हम वही रूल्स अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो रूल्स जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हमारे पास बेसिकली 4 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहला रूल, जितने भी नॉन ज़ीरो जो है डिजिट्स हैं पूरे नंबर में, चाहे वो पहले आ रहे हैं, चाहे बाद में आ रहे हैं, चाहे बीच में आ रहे हैं, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। और उन नॉन ज़ीरोज़ के बीच में अगर ज़ीरो भी आ रहे हैं ना तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। अब देखो एग्जांपल दिया है 5004। अब इसमें देखो नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं, 5 और 4, ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ही होंगे। और इन दोनों के बीच में क्या है, 2 ज़ीरोज़ है। बट अब क्योंकि नॉन ज़ीरो के बीच में 2 ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे और हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इस एग्जाम्पल में, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब इसका हम एक जो है डेसिमल पॉइंट में एक एग्जांपल कर लेते हैं। 0.48 है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि इसमें नॉन ज़ीरो को कितने हैं, 2। अब नॉन ज़ीरो के बीच में तो कोई ज़ीरो है नहीं, नॉन ज़ीरो से पहले है ज़ीरो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। जैसा कि हमें ऊपर 0.001 में मैंने आपको बताया था, सेम इसी में होगा। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे हमारे पास। अब सेकंड जो हमारा रूल है कि जो वही जो अभी हमने एग्जांपल करके हटे हैं ना, उसी का रूल जो है अब हम पढ़ेंगे कि जो ज़ीरोज़ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले होंगे, चाहे इससे पहले कितने भी ज़ीरो होते, चाहे डिजिट ऐसे भी होता ना 0.0048, तो भी डेसिमल पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो भी हम काउंट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड क्योंकि वो नॉन ज़ीरो वाले से पहले हैं। अगर यहाँ पर 1 होता तो ये सारे ज़ीरो काउंट हो जाते, बट अब क्योंकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट है ही नहीं, एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं अगर उनके पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है तो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। ऐसा ही हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो 0.005 है। अब कहने को तो इसमें 4 डिजिट्स हैं बट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, सिर्फ 1, क्योंकि नॉन ज़ीरो से पहले वाले ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले ले 0.05, इसमें भी सिग्निफिकेंट की फिगर कितना होगा, 1, क्योंकि इससे पहले वाले 2 ज़ीरोज़ को, क्योंकि उनके आगे कोई नॉन ज़ीरो क्वांटिटी नहीं है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसके बाद आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई नंबर, ये तो था कि अगर कोई नंबर शुरू हो रहा है यानी कि लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट साइड होगी है ना, ये लेफ़्ट साइड होगी और ये वाली हो गई राइट साइड। अगर लेफ़्ट साइड में नॉन ज़ीरो हैं, ज़ीरोज़ हैं नॉन ज़ीरो से पहले और उनके आगे कोई नॉन ज़ीरो नहीं है तो वो काउंट नहीं होंगे। बट अगर राइट साइड पे ज़ीरोज़ हैं नॉन ज़ीरो के और उनके बाद कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, फिर भी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ठीक है,
चाहे वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में हो। ऑब्वियसली डेसिमल पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के तो राइट साइड में ही होंगे, ठीक है। तो वो ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसमें ये चीज़ एक है कि अगर तो डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है और उसके बाद ज़ीरोज़ हैं, तो वो तो काउंट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, सपोज़ 10500 है हमारे पास नंबर, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहले तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने देखने हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो उसमें नॉन ज़ीरो कितने हैं। वो तो आराम से सीधा आपको आ जाएगा कि वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2 नॉन ज़ीरो। अब नॉन ज़ीरो के बीच में रूल 1 वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट आएगा, तो ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट आ गया, हो गया ये, ठीक है। अब रूल 2 अगर हम लगाएं तो लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। वैसे भी लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, डेसिमल पॉइंट ना हो तो। डेसिमल पॉइंट हो तो वैल्यू होती है, बट सिग्निफिकेंट वो नहीं होता। तो उसके रिगार्डिंग देखें तो यहाँ पर तो कोई ज़ीरो ही है नहीं, तो सेकंड रूल का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। अब थर्ड रूल की बात करते हैं कि जो राइट साइड पे नॉन ज़ीरो के बाद होंगे वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होने चाहिए, बट वो सिर्फ डेसिमल के केस में होता है, अगर आपके नंबर में डेसिमल है तो। अगर डेसिमल नहीं है तो वो वाले ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी कि इसके पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हालांकि 2.500 के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, क्योंकि इसके जो 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एक तो डेसिमल पॉइंट वाला है ये नंबर और नॉन ज़ीरो के बाद आ रहे हैं, ना कि नॉन ज़ीरो से पहले, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 रूल्स। उसके बाद जो चौथा रूल आता है मेन, वैसे तो 5 हैं बट मेन 4 हैं। उसमें क्या है कि अगर एक नंबर ज़ीरो से एंड कर रहा है बट दी ज़ीरोज़ जो हैं वो डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, वही जो अभी हमने पढ़ा सारा, जो मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी 10500 वाला दिया, उसी का रूल अब हम पढ़ रहे हैं। वो क्योंकि हम ज़ीरो की बात कर रहे थे राइट साइड वाले की, तो मैंने साथ में तब आपको बता दिया, बट इन्होंने अलग से रूल बना रखा है तो हम इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। तो उस केस में क्या होगा, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है और नॉन ज़ीरो के राइट साइड पे ज़ीरो आ रहा है, तो उस केस में वो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हालांकि अगर हम उसको कुछ चेंज कर दें, मतलब कि जो ओवरऑल रिज़ल्ट है हमारा वही रहे, बट हम उसको किसी और फॉर्म में लिख दें, तो हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंट बन जाए। अब देखो हमारा जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था 10500, अब ये वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल नहीं है। अब ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब बन सकते हैं, अगर बीच में डेसिमल आ जाए तो। और वो डेसिमल लेने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁻ x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये x क्या होगा, कोई भी आप जितने भी मतलब कि पॉइंट्स जो है लगाना, पॉइंट डेसिमल पॉइंट जिस भी पोजीशन पर लगाना चाहो उसके अकॉर्डिंग इस x की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। सपोज़ 1.05 है ना, तो उसको आप लिख लो 1.0। अगर सपोज़ हमने इस यहाँ पर अभी तो देखो फ़िलहाल अगर हम देखें तो 10500.0 है, इसका मतलब है ना, बट हमारे पास ये लिखा ऐसे हुआ है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही आएंगे। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 हो जाते क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ जाता, बट क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है अभी, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये एक तो ये तरीका है, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, या फिर इसको 10⁻⁻x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सपोज़ हम क्या करते हैं, हम इसको जो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है उसको 4 प्लेसेस पीछे कर देते हैं, 1.0500 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सॉरी माइनस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 4, पॉजिटिव में 4 आएगा, है ना, तभी तो ये वाली जो है हमारे पास वैल्यू आएगी
वरना तो ये वैल्यू ही नहीं आएगी ना, वरना तो और पीछे चला जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो उसके लिए अब देखो, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे 5। इसको नहीं काउंट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसी को काउंट करेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास 5। अब देखो, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू तो रही नहीं अब, तो हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर इसका भी सॉल्व करके यही आ रहा है, आंसर इसको भी सॉल्व करके यही आ रहा है। हमें आंसर से मतलब है हमारा रिज़ल्ट वही रहना चाहिए, रिज़ल्ट नहीं चेंज होना चाहिए। अब ऐसे लिख दोगे तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए, 3। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें इस पॉइंट से ये क्लियर होता है कि आप एक ही रिज़ल्ट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना चाहो आप कर सकते हो। इसमें 3 थे, इसमें 6 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें फिर से 3 आ गए। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि आपको ये दे दिया और कह दिया कि इसको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करो और इसको 3 में 3 तो है 6 में कन्वर्ट करो या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो। तो वहाँ पर आपको ये सब कैलकुलेशंस करनी होती है। कैलकुलेशन नहीं है, सीधा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है और ये चीज़ हो जाएगी। इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। अब उसके बाद हमारा ये हो गया है ना, इफ़ अ नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़, पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बट दीज ज़ीरोज़ आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन दीज ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिटन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भी लिखा कैसे हुआ है उसको, उस पर डिपेंड करता है। वो जो है वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे अगर हम ऐसे लिख देंगे तो, है ना, ऐसे लिख देंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे अगर हम उसको ऐसे लिखे रहेंगे। तो वो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, उसके बाद यही एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने बात की हुई है 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस सा पॉइंट है, बट स्टिल हम जो है पढ़ेंगे उसको। तो उसमें क्या है कि एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, होल नंबर्स जो हैं हमारे पास, अगर हम उनकी बात करें तो हमें या फिर हम एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ की बात करें, जैसा कि हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक आवर में 60 सेकेंड्स ही होंगे, है ना, 60 सेकेंड्स ही होंगे, या फिर 1 डे में 24 आवर्स ही होंगे, या फिर 1 डज़न में 12 बनाना 12 ही होगा नंबर, चाहे जो भी फ्रूट हो। बनाना जनरली डजन्स में लेते हैं तो वो याद आ जाता है बार बार। तो 12 एग्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, 12 एग्स ही होंगे। 1 डज़न अगर आप एग्स लेकर आते हो तो उसमें 12 एग्स ही आएंगे, 12 से ज़्यादा या 12 से कम नहीं आएंगे। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स ही आएंगे। तो ऐसे जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं ना, इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। क्यों? अगर तो आप 12 लिख रहे हो एज इट इज़, फिर तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही हैं। 60 लिख रहे हो, फिर तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, क्योंकि 0 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। बट यहीं अगर आप 12 के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद 0 लगाना ज़रूरी है, पॉइंट तो छोड़ नहीं सकते। अब ऐसा करोगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करके आप इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इस एग्जैक्ट नंबर के बना सकते हो। ये इसका मतलब है कि एग्जैक्ट जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी पॉसिबल है। ऐसा ही 60 के साथ है, उसमें एक तो पॉइंट लगने से ये वाला 0 भी काउंट होने लग जाएगा, और उसके बाद जितने भी 0 और ऐड करोगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐड होने लग जाएंगे। तो ये थे हमारे 5 रूल्स। अब उसके लिए अब इनको थोड़ा हम दिमाग में बिठाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक तो दिया हुआ है नंबर 1.250, ठीक है, ये नंबर है। सबसे पहले तो हम अपना फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे, जो कि था सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो कितने हैं, सॉरी नॉन ज़ीरो फिगर्स देख लो, 1,
थ्री नॉन ज़ीरो फिगर्स हैं, यानी कि 3 तो है ही हैं इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब मेन बात क्या, हमने इस ज़ीरो को देखना है। अब जो सेकंड पॉइंट था वो था कि नॉन ज़ीरो के बीच में कोई ज़ीरो हो, वो तो है ही नहीं यहाँ पर कंडीशन, तो उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो था हमारा रूल था कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो राइट साइड वाले जो है हम ज़ीरोज़ जो है वो काउंट करेंगे। अब डेसिमल पॉइंट भी है, राइट साइड पे ज़ीरो भी है, तो इसको भी काउंट करेंगे 4, ठीक है। और एक पॉइंट था कि लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, चाहे डेसिमल पॉइंट हो चाहे नॉर्मल नंबर हो, डेसिमल पॉइंट ना हो। तो आगे तो कोई ज़ीरो है ही नहीं, तो हमें उस पॉइंट को कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ना ही यहाँ पर कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको दी हुई है कि आप कोई 1 डज़न है तो उसका आप सिग्निफिकेंट फिगर देखो, नहीं, वो सब कुछ नहीं दे रखा, तो उस पॉइंट को भी नहीं कंसीडर करना। और हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, एक होल नंबर वाला था कि अगर होल नंबर है उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ आए नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और उससे पहले उसके लास्ट में कोई नॉन ज़ीरो डिजिट और भी नहीं है, तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं कर रहे थे उन ज़ीरो को, तो वैसे भी कोई कंडीशन नहीं है। तो यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4। तो अब ट्रिक क्या है इसको करने की, एक और एग्जांपल से हम जो है इसकी ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपके पास है 4.0020, ये नंबर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे हमें ट्रिक ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, नॉन ज़ीरो डिजिट्स को देख लोगे, कितने हैं, 2 हैं। अब उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, अब आपको उनको देखना ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे नॉन ज़ीरो के बीच में कोई ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं। 4 डिजिट्स हो गए, 4 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए। अब क्या रह गया, सिर्फ एक ज़ीरो रह गया। अब आप पांचों रूल्स को अप्लाई करो इस ज़ीरो पे। उससे अच्छा ये है कि आप एक रूल अप्लाई करो कि राइट साइड पे ज़ीरो आ रहा है ना ये, तो ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं। अब राइट साइड पे ज़ीरो आने के लिए सिर्फ 2 रूल्स हैं हमारे पास। एक तो ये कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बट क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो हमने 1 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ 2 रूल्स लगाए, एक तो नॉन ज़ीरो वाला, नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो वाला, और राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट के ज़ीरो वाला, 2 रूल्स लगाए, और हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके कैलकुलेट कर लिए 5। ठीक है, कहाँ हम पांचों रूल्स लगाते लाइन में, वो डिफ़िकल्ट हो जाता। तो MCQ जब आते हैं उनमें हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो इसके लिए हमें फास्ट मेथड ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये ज़ीरो होता ही ना, फिर और भी जल्दी हो जाता। डिजिट्स को पकड़ो, डिजिट्स जब सारे सोल्व हो जाए उसके बाद जब डिजिट्स ही सारे डिजिट ही कोई रह नहीं गया जिसका आपने डिटरमाइन करना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो बाकी रूल्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, रिकॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिकली यूज़ होने वाला टॉपिक है, ये तो था थ्योरेटिकल, हमने पढ़ लिया सारा कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या रूल्स है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। बट अब इनको प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ पर होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं कायदे से, हम ये वाला जो प्रैक्टिस है ये फॉलो नहीं करते हैं। हम जब करते हैं जैसे आप +1 +2 में जब आप अपनी स्टडी के लिए कर रहे हो, तब आप इस जो है इस कंसेप्ट को यूज़ नहीं करते हो। बट अगर आप आगे जाकर कोई जॉब में जाते हो, इंडस्ट्री में जाते हो, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, अगर आप वहाँ पर इस कंसेप्ट को नहीं यूज़ करोगे तो आपकी जो है कैलकुलेशन या जो भी आपकी यील्ड आ रही है वो गलत हो सकती है। तो इसीलिए इसको अगर आप अभी से प्रैक्टिस में ला लो कि हर न्यूमेरिकल में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को साथ लेकर चलना है, तो आपको ईज़िली जो है ईज़ी होगा आगे जाकर। तो अब उसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम न्यूमेरिकल डाटा जो है कलेक्ट करते हैं केमिस्ट्री में,
तो उस जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है अगर हम यूज़ करें ना, इसका कंसेप्ट यूज़ करते रहें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी कैलकुलेशंस, और जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगी कंसेप्ट के साथ। ऐसे ही वेग में नहीं, जब मन किया जहाँ से भी राउंड ऑफ कर दिया, जितने मन किया वो उस डेसिमल पॉइंट तक आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। इससे आप एक सिस्टमेटिक वे से कैलकुलेशन के जो आंसर आ रहा है बहुत बड़ा आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, उसको छोटा कर सकते हो। तो उसके लिए ये चीज़ हमें पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि केमिस्ट्री में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाते हैं, गैस कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर आ जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है, इन सब की वैल्यूज़ 10⁻⁻24 30 यहाँ तक होती है ना। तो उनकी जो है डेसिमल पॉइंट के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे डिजिट्स आएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये जो कंसेप्ट है रिजल्ट्स के बीच में, वो हमें एग्जिस्टेंस में लाना पड़ा। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। एक छोटा सा आप ये जो पॉइंट बनाया है इसमें भी लाखों एटम्स और लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशंस जो हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं। उनको छोटा करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। पता नहीं क्यों हम इनको न्यूमेरिकल्स में यूज़ नहीं करते, इससे तो कैलकुलेशन आपकी ईजी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि अगर आप मतलब इसके भी कुछ रूल्स हैं कि अगर एडिशन हो रही है तो इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर निकालो, मल्टीप्लिकेशन में इतने में, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, तो उसके अलग अलग हम पढ़ेंगे कि अगर आप एडिशन कर रहे हो अपने न्यूमेरिकल में कोई, या फिर सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो उसमें जो आंसर आएगा उसमें अगर डेसिमल्स में आंसर आ रहा है, अगर ये जो है हम कैलकुलेटेड रिज़ल्ट डेसिमल वाले फिगर्स के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल वाले फिगर्स थोड़े लंबे आते हैं। एग्जैक्ट आ रहा है तो वो तो कैलकुलेशन इजी ही होती है, और एग्जैक्ट को तो आप इधर उधर कर भी नहीं सकते हो। अगर डेसिमल आ रहा है तभी हम ये वाले जो कंसेप्ट है ये वाला लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आपका आंसर जो है डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है, तो आपके आंसर में डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, जितने की आपने एडिशन जब की थी, किसी भी दो नंबर्स की या 3 नंबर्स की, उन 3 नंबर्स में से जिसके लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे, उतने डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में होने चाहिए। सेम इज़ विद सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन तो दो फिगर्स की होगी, है ना, दो वैल्यूज़ हैं उनकी सब्सट्रैक्शन की, दोनों में से जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे, वो उतने डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, अब इसका हम एक एग्ज़ाम्पल जो है वो कर लेते हैं। सपोज़ आपके पास है कि एग्ज़ाम्पल में एक तो है आपके पास 1.5 और उसके पास आता है 2.78। इन दोनों को आपने प्लस करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4.28, है ना। बट अब देखो डेसिमल में आंसर आ रहा है हमारा, है ना, तो यानी कि हमें ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने एडिशन की है, एडिशन का क्या रूल था कि जो दो टर्म्स में से, जितने भी टर्म्स हैं उसमें से जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपके आंसर में होने चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, क्योंकि लीस्ट वाली में 1 है। बट यहाँ पर हमारे पास आंसर में कितने आ रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस 2 आ रहे हैं। तो अब आप इसका मतलब ये नहीं कि सीधा आंसर 4.2 निकाल दोगे, नहीं, 1 को उड़ा ही दोगे, ऐसे उड़ेगा नहीं, वो प्रॉपर राउंड ऑफ होगा। राउंड ऑफ जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर तो 5, 6, 7, 8 या 9 नंबर आ रहा है, अगर जिसको आपने राउंड ऑफ करना है वो, तो उससे पहले वाले में +1 हो जाएगा। अगर 1, 2, 3, 4 या 0 आ रहा है तो उससे पहले वाले में एज इट इज़ रहेगा, ना प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा। तो इस केस में क्योंकि 8 है और 8 5 से ऊपर वाले में है, तो यहाँ पर +1 होके आंसर आ जाएगा 4.3। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला समझ आ गया। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या चीज़ है, क्या रूल है कि उसमें जो अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने बात की उसकी डेसिमल प्लेसेस की,
बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, यानी कि आपका आंसर चाहे डेसिमल प्लेसेस में आ रहा हो, चाहे फुल पूरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही हो जिसमें डेसिमल प्लेसेस ना हो, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो, तो उस केस में भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग उसके फिगर्स बढ़ाने या कम करने होंगे। वैसे जनरली कम करने ही होते हैं क्योंकि राउंड ऑफ करके कम हो जाते हैं, बढ़ाने वाला तो कभी होता ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा लीस्ट वाली टर्म को देखेंगे। तो जैसा कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले में वो टर्म देख रहे थे जिसमें डेसिमल प्लेसेस लीस्ट थे, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो टर्म लीस्ट प्रिसाइज है। अब देखो हम एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं इसका, जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो तो उसमें हम लीस्ट प्रिसाइज टर्म जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं हमारे आंसर में, हमारे रिज़ल्ट में, लीस्ट प्रिसाइज टर्म यानी कि जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अब एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम 4.327 इंटू 2.8, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपके पास 12.1156, ये आंसर आएगा। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, सबसे पहले तो आप आंसर में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो हमारा दो। अब हम देखेंगे कि जो दो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक में तो कितने हैं, 4 हैं, और दूसरे में कितने हैं, 2। दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सी हो गई, वो हो गई जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि 2.8। यानी कि जो हमारा आंसर है वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये 6 है, 5 से ऊपर वाला है तो इसमें एक नंबर प्लस हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बन जाएगा, 12.116। अब ये 6 है, ये फिर से 5 से ऊपर वाला है तो ये वाला भी, इसमें जो भी है इसमें भी एक डिजिट प्लस हो जाएगा, 12.12। अब जो 2 है ये 5 से कम है, यानी कि 1 जो है हमारा एज इट इज़ रहेगा 12.1। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर यहाँ पर भी अगर 5 से ऊपर होता तो यहाँ पर 3 हो जाता, चाहे वो डेसिमल के दूसरी साइड है, बट फिर भी यहाँ पर 3 हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज़ 12। यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कंसेप्ट लगा कर आंसर आएगा, दैट विल बी 12, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब हम जो है उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट जो है वो पूरा राउंडिंग ऑफ के ऊपर बना रखा है, तो उसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। वैसे तो हमने राउंडिंग ऑफ का सारा पढ़ लिया कि राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राउंडिंग ऑफ को, तो उस चीज़ को भी हम थोड़ा वैसे फिर भी पढ़ लेंगे हैं। तो इसमें क्या है कि हम अगर किसी भी एक डिजिट को निकालना चाहते हैं, एक नंबर में से कोई भी हमने एक नंबर कंसीडर किया, उसमें से हम एक डिजिट को निकालना चाहते हैं, तो लास्ट वाला जो डिजिट है वहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे। जितने भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं लास्ट से शुरू कर कर। तो अगर तो वो जो डिजिट है लास्ट वाला वो 5 से कम है तो सीधा उसको निकाल दो, पूरे नंबर में कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा निकाल दो। और अगर उसके बाद है हमारे पास अगर नंबर 5 के इक्वल है, 5 से कम की बात कर ली, 5 से ज़्यादा की बात कर ली, अगर जिस नंबर को हमने ड्रॉप करना है वो 5 के इक्वल है तो क्या होगा, जो उससे पहले वाला डिजिट है जिसको हमने रिटेन करना है, अगर तो वो ओड है तो उसमें +1 हो जाएगा, और अगर वो इवन है तो वो एज इट इज़ रहेगा और हम सीधा 5 को ड्रॉप कर देंगे। जैसे सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है 1.234। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमने 3 में कन्वर्ट करना है। तो 4 है,
4 क्या है, 5 से छोटा है तो 1.23 आ जाएगा, कोई प्लस माइनस नहीं होगा, सीधा ड्रॉप हो जाएगा, है ना। सपोज ऐसे हमारे पास है 1.236 एग्जाम्पल। अब 6 को हमने ड्रॉप करना है। 6 को ड्रॉप करने के लिए क्योंकि 5 से बड़ा है तो हमें इसमें +1 की इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, 1.24 हो जाएगा। अब हमारे पास है 1.235, ठीक है। अब ये 5 है। अब उससे पहले हमें देखना पड़ेगा ओड है या इवन है, जिसको हमें रिटेन करना है। ओड है तो यानी कि इसमें +1 होगा, 1.24। और यही अगर इवन होता, 1.225 होता, तो हम इस 5 को तो ड्रॉप कर देते और 2 को रिटेन रखते और एज इट इज़ इसको रिटेन रखते। ओके, ये था हमारा राउंडिंग ऑफ वाला कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करना, जो कि वैसे तो पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, बट अब भी अगर हम उसको डिस्कस कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो हम नॉर्मल सिंपल मैथ्स में वो चीज़ पढ़ते हैं, बट स्टिल क्योंकि आपको एक बार उसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है तो हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, कोई भी है 4.2 इंटू 10⁻5, ठीक है, इंटू 5.7 इंटू 10⁻6, ये कैलकुलेशन है हमारे पास। अब अगर हमने इसका रिज़ल्ट निकालना है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकलेगा, 2 में, क्योंकि दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं दोनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 23.94, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ आपको ये देखने वाली है, इसमें यही एक चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है कि अगर जो भी आपके 10⁻⁴ कुछ है साथ में, तो क्योंकि जो बेस है 10 है दोनों का, तो 10 एज इट इज़ रहेगा इसमें, और जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी 11। ये सिर्फ 10 के केस में नहीं होगा, अगर कुछ और भी है 4.2 इंटू 2⁵ होता और साथ में 5.7 इंटू 2⁵ होता तो भी ऐसा ही होता, तो भी 23.94 इंटू 2⁵11 आंसर आता। यानी कि अगर बेस सेम है और दो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनके बेस सेम हैं, तो उन बेस को हम सिंगल लिखकर उनकी पावर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। और डिवीज़न में भी यही होता है, सेम चीज़ होती है डिवीज़न में, वो बस आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का उसमें ध्यान रखना होता है। तो मेन ये चीज़ थी जो हमारी रह गई थी, ठीक है। और तो कुछ भी जो है हमारा इस वाले जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे थे, कुछ भी नहीं रह गया है। तो जो है अब हम देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या कुछ पढ़ा। हमने एक तो इस वीडियो में पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हम उनके बारे में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स क्या है। चौथा हमने पढ़ा कि अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट कैसे लगाना है। और फिर हमने राउंडिंग ऑफ के बारे में भी पढ़ा, और हमने जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है कि अगर जो बेस है वो सेम हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो भी, सिंपल है तो भी, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस वाले के ऊपर जो है बेसिकली न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। और दूसरा जो हमने कैलकुलेशंस के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो अप्लाई किए, कंसेप्ट अप्लाई किया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो हम देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर ऑफ फिगर्स डिजिट्स किस वैल्यू में है, हम उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे राउंड ऑफ करके। तो ये दो चीज़ें जो है आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त ध्यान रखनी है, और इसके ऊपर स्पेशल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके,
जो कंसेप्ट हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशंस में लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, उसमें एक चीज़ और है जो कंसीडर करनी है। अगर सपोज़ कैलकुलेशन जो है आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, सपोज़ आपकी कैलकुलेशन है समथिंग लाइक 40, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ साथ डिवीजन भी है। हम एक ऐसी कैलकुलेशन लेकर समझते हैं इस चीज़ को, 967 इंटू 0.02435 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 4। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक जो टर्म आई है वो आ गई एग्जैक्ट टर्म। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, और दूसरा इसमें क्या है कि जो कैलकुलेशन है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो अब इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए। तो वो हम कैसे देखेंगे, अब इसमें ये भी क्वेश्चन है क्योंकि एक एग्जैक्ट टर्म है, तो हम एग्जैक्ट टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे जब भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं कि रिजल्ट में कितने होंगे। लीस्ट प्रिसाइज टर्म विल ऑलवेज बी अ डेसिमल टर्म। तो डेसिमल टर्म जो है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कौन सी है, 0.34, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, ओनली 2, है ना। तो अब हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी हर एक टर्म को उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम जो है राउंड ऑफ करके कर देंगे जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमें टर्म चाहिए। रिज़ल्ट जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने निकालना है उससे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हमें रिज़ल्ट चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, हम हर एक टर्म को राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी कुछ 43.0 इंटू 0.0243। इसमें देखो क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास 0, तो हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो इसलिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही है, और ये भी क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में है तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, और नीचे वाली भी 0.340, ये तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, इसमें 3 में कन्वर्ट करना है तो एक 0 ऐड करके 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में है, डेसिमल टर्म है, और वो जो है 4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टर्म को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कंसेप्ट में नहीं कंसीडर करते हैं। अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका कुछ आएगा बड़ा सारा, 0.7683008, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करने के बाद भी। अब आप सोचो अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने बैठ जाते तो कितना बड़ा रिजल्ट आता। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर देना, 0.77 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये भी कंसीडर करने वाली चीज़ है जो हमारी रह गई थी, हम डिस्कस करना भूल गए थे जब हमने कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट लगाया था। और एक और चीज़ जो है इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम बात कर चुके हैं इस वाले। अब ये जो कैलकुलेशंस में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो भी है हमने कंसेप्ट लगाया ना, इसके कभी कभी जो क्वेश्चंस है ना वो इस पे में भी आ जाते हैं कि आपको एक तो मेजरमेंट दी 5.0 ग्राम और एक दी 5.00 ग्राम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखने वाला तो कहेगा कि ये दोनों तो सेम है ना, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब तो दोनों का सेम ही बन रहा है 5 ग्राम और 5 ग्राम। बट साइंटिफिकली देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। इसकी प्रिसीजन देखें, जो हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में बात की थी ना, 0.001 एक्यूरेसी है किसी मशीन की, तो उसमें इसकी प्रिसीजन कितनी है, 0.1, क्योंकि एक ही डेसिमल पॉइंट है, और इसकी कितनी आएगी 0.01, यानी कि 0.1 पार्ट है 5 में और इसका 0.01 पार्ट है 5 में,
कितना फ़र्क हो गया ना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क, ठीक है। और 0.1 पार्ट इन 5 का क्या मतलब हुआ, 20 पार्ट पर ट्रिलियन। और 0.01 पार्ट इन 5 का क्या मतलब हुआ, 2 पार्ट पर ट्रिलियन। हो गया ना फ़र्क, कितना फ़र्क होता है। पार्ट पर ट्रिलियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी 0.1 आ रहा है, जो भी ये चीज़ आ रही है, पार्ट कितने पार्ट हैं 5 में, उसको हम इनटू 1000 मल्टीप्लाई करते हैं। 0.1 इंटू 1000 करेंगे तो 1 2 3 है ना, 100 आ जाएगा। और जिसके हम देख रहे हैं पार्ट इन 5 जिसमें हम देख रहे हैं ना, उससे हम उसको क्या करते हैं, सॉरी इंटू 100 करते हैं हम, जिससे सॉरी इंटू था। अब ये जो 20 पीपीटी आया, ये हमने निकाला कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने पार्ट्स हैं 0.1 है ना, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। और फिर जिसमें है उससे डिवाइड कर देते हैं 5 से, और आंसर आ जाएगा 20। और ऐसे ही इसको करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और किस में है, 5 में, तो बाय 5 इज इक्वल टू 2। पीपीटी निकालने के लिए हम ये करते हैं। तो पार्ट्स पर ट्रिलियन यानी कि कितना फ़र्क है, एक में 20 पीपीटी आ रहा है और एक में 2 पीपीटी आ रहा है, यानी कि दोनों में से ज़्यादा प्रिसाइज टर्म कौन सी हुई, जिसमें 2 पीपीटी आ रहा है। ऑब्वियसली पीपीटी जिसका कम है पार्ट्स पर ट्रिलियन, उसी का जो है हमारे पास प्रिसाइज है टर्म, यानी कि 5 ग्राम टर्म इज़ मोर प्रिसाइज दैन 5.00 ग्राम। 5.0 ग्राम इज़ मोर प्रिसाइज दैन 5.00 ग्राम। तो अगर ऐसा कुछ आपसे पूछते हैं तो आपने उसको ऐसे सॉल्व कर कर निकालना है। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि जिसके पार्ट्स पर ट्रिलियन कम होंगे वो प्रिसाइज होती है। तो इससे हमें पता चला कि 5.00 ग्राम टर्म मेजरमेंट जो है वो मोर प्रिसाइज है 5.0 ग्राम से, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी आपने ऐसे कैलकुलेशन सारी करनी है, और उसके बाद आपने आंसर में सिर्फ ये लिखना है कि 5.00 ग्राम इज़ मोर प्रिसाइज दैन 5.0 ग्राम। मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन या टर्म कुछ भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि जिस टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने कम होंगे वो उतनी कम प्रिसाइज होगी, और जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है। तो ये था सारा जो भी हमने मेजरमेंट का पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने जितना इस जो है चैप्टर में पढ़ना था, जो कि आपके आगे फ़िज़िक्स में भी काम आएगा क्योंकि सारा मैथमेटिकल पार्ट था, और फिज़िक्स में भी आपको ये पूरा पोर्शन एज इट इज़ मिलेगा। तो आप जो है इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करें खूब सारे। वैसे तो सब में सेम कंसेप्ट लगेगा, ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, बट एक आधा आ जाता है, तो इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या कुछ कवर किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कैलकुलेशंस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे अप्लाई करते हैं। हमने कुछ राउंडिंग ऑफ के बारे में भी पढ़ा, और कुछ हमने ये भी देखा कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो और पावर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यूनिट्स के बारे में, हालांकि लास्ट वीडियो में हम यूनिट्स के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। उसमें हम बेसिकली यूनिट्स की कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए वो वीडियो जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी।
केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक्स।